So we were doing classification of negotiable instruments. Classification of negotiable instruments. कैसे कैसे अलग अलग negotiable instruments बन सकते हैं, इसके टाइप्स पढ़ा रहा था मैंने। चार टाइप्स, चार अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। मीत पहला बोल। On the basis of pay. ऑन द बेसिस ऑफ पेई, कि सर किसको पेमेंट किया जा रहा है, क्या वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है या फिर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पे, बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। दक्ष अग्रवाल, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सर इनलाइन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर, जिसमें लाइक उसको एक मेजर कंडीशन और दो माइनर कंडीशन में से एक माइनर कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, जिसमें से मेजर कंडीशन ये होती है कि वो इंडिया में बना है, इट इज़ फॉर्म्ड इन इंडिया। और दो माइनर कंडीशंस होती है, एक तो इट इज़ पेएबल इन इंडिया और दूसरी इट इज़ मेड टुवर्ड्स द रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बताया इसने कि सर एक मेजर कंडीशन और प्लस एंड दो माइनर कंडीशंस में से एक कोई भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है सर, कोई भी एक पूरी हो जाएगी तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, यानी भारत में बना हुआ माना जाएगा। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या सर, जो इंग्लैंड में नहीं बना हुआ है। ठीक है, मैं काबरा कहाँ चली गई। यस सर। काबरा जी ये बताइए कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि वो इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। वीडियो ऑन कर अपने, मुकुंद, बार बार नहीं बोलूंगा। मैं काबरा, मुकुंद, सुहान गोयल, नमित, वीडियो ऑन करो अपने। काबरा जी। सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मेरे को याद है आपने एग्जाम्पल में बताया था। तो कैसे मेरे को एग्जैक्टली बोलूँ, कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये लिख देगी एग्जैक्टली याद नहीं है, मॉड्यूल का सी पेज नंबर दिस एंड दिस। तो वो भी बोलेगा तेरे नंबर भी वहीं जाके देख ले। हैं, सर क्यों मजाक कर रही है। तो मेरे को एग्जाम्पल से याद है कि मतलब हाँ तो जहाँ। एग्जाम्पल बता बेटा, जो याद है वो बता। क्यों जानना जरूरी है कि इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा कोई इंग्लैंड है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। सर तो हमें पता चलेगा हमें किधर मतलब ड्रॉ करना है। इधर ड्रॉ करना है। अच्छा, कौन बताएगा, मीत तू बताएगा। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंडिया के रूल्स लगेंगे, अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो कंट्री के रूल्स लगेंगे। अच्छा, कौन बताएगा, नितिन। तो जहाँ पे भी पेएबल रहेगा वो कंट्री का यूज लॉज अप्लाई होगा। इफ इट इज पेएबल इन इंडिया एंड इफ इट इज पेएबल आउटसाइड इंडिया, सर ये जहां का पर भी पेएबल रहेगा वहां की कंट्री का लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो जहां पर ड्रॉ हुआ है उधर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या नितिन। तो ड्रॉअर का लायबिलिटी वो कंट्री के साथ रहेगा। ड्रॉर का, पेई का नहीं, या नहीं, फिर ड्रॉई का नहीं। सच्ची सच्ची बता, आ रहा पूरा आता है या फंडे मार रहा है, जितना आता है अधूरा ही बताएगा। अरे तो इतना ही याद है। सर कल कंपनीज में उलझा दे और आज एनआई पूछते हो, बड़ी नाइंसाफी है ये। ठीक है चल, दक्ष अग्रवाल यू रेज योर हैंड, बता क्या था। सर मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैं भी कंफ्यूज हूँ। हमारी क्लास में आके रैंकर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, हमने ये देख लिया है भाई। रैंकर फर्स्ट रैंक लेके आता है और कंफ्यूज हो जाता है। अरे सर प्रिया मिस ऐसे पोस्ट कर देती, मुझे तो शर्म आती है सर।
अच्छा, तो एक बात सुन ले, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, शर्म जिंदगी में कभी मत करना। चलो, मैंने आपको क्या बताया था कि सर है ना, ड्रॉअर या मेकर, जो मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोर्शन से। ड्रॉअर या मेकर की लाइबिलिटी, जिसने वो बिल बनाया है, बिल नहीं सॉरी, जिसने वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ड्रॉअर या मेकर की लाइबिलिटी कौन सी कंट्री के लॉज के हिसाब से डिसाइड होगा, कि सर एज पर लॉ ऑफ द कंट्री जहां पर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड या ड्रॉन है। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ बना है, कि सर वो इंडिया में बना है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो ड्रॉअर या मेकर की लाइबिलिटी कौन सी कंट्री के लॉज के हिसाब से डिसाइड होगी, सर उस कंट्री के लॉ के हिसाब से डिसाइड होगी जहां पर उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। और सर ड्रॉई या एक्सेप्टर या एंडोर्सर की लाइबिलिटी किस जगह के लॉ के हिसाब से डिसाइड होगी, जहां पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि सर जिसके ऊपर वो बिल फाड़ा गया है कि तेरे को पेमेंट करना है, या जो जिसने एक्सेप्ट किया है या जिसने एंडोर्स किया है, उसकी लाइबिलिटी उस कंट्री के लॉ के हिसाब से डिसाइड होगी जहां पर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल है। तो हमने उस दिन एग्जाम्पल में देखा था, एक जगह यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो रहा है तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना पड़ रहा था। एक जगह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 6% से जहां पर डिसऑनर हो रहा था तो वहां पर 6% का कायदा था। ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है कि है ना, आप कौन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में से क्या है, उस हिसाब से पार्टीज की लाइबिलिटीज डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, पता पड़ेगा पता पड़ेगा जहां पर वो बिल ड्रॉ किया गया है, वो मान लो फॉर एग्जांपल सऊदी अरब है, तो पता पड़ेगा कि कोई चेक या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, तो 100 कोड़े मारने की उसको सजा मिल गई है, पत्थर मारने की सजा मिली। जस्ट जोकिंग, मैं तुमको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि सर बनाने वाले की लाइबिलिटी तो कैसे डिसाइड होगी, सर जहां पर वो बना है। इसलिए जानना कहाँ बना है, कि सर भारत में बना है या बाहर बना है। तो सर भारत में बना है तो भारत के कानून के हिसाब से ड्रॉअर की लाइबिलिटी डिसाइड होगी, नहीं तो फॉरेन कंट्री के हिसाब से लाइबिलिटी डिसाइड होगी। ये बात ध्यान रखना। तो हमने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कर लिया था, हमने फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कर लिया था, सेकंड कैटेगराइजेशन कर लिया था। थर्ड कैटेगराइजेशन मैंने आपको क्या बताया था, कि सर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तीसरा कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि सर कितना वैलिड है। इसमें एक तो था इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, एक तो था इनकोएट इंस्ट्रूमेंट और एक था एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक तो था इनकोएट इंस्ट्रूमेंट और एक था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। कौन बताएगा? इनकोएट मैंने करा दिया था। इनकोएट का मतलब क्या होता है, कि सर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सही है? हाँ सर सही है। डिटेल्स कौन बताना चाहता है? हाथ खड़े करो। डिटेल्स कौन बताएगा? पारिया जी बताइए। पहले तो सर दो टाइप के होते हैं, एक तो होली इनकम्प्लीट और एक बिल्कुल सही। पार्शियल। मतलब पार्शियल मतलब खाली इनकम्प्लीट, थोड़ा आधा भरा आधा नहीं भरा। फिर जो होल्डर होता है इंस्ट्रूमेंट का उसको अथॉरिटी होता है भरने का इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, फिर अगर इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। प्रॉपरली। फिर प्रॉपरली क्या नहीं हुआ? डिलीवर डिलीवर हाँ, तो नॉट ओनली मेड प्लस इट शुड बी मेड प्लस डिलीवर्ड ऑल्सो। यदि ढंग से डिलीवर नहीं किया, चोरी करके कोई ले गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे। फिर उसको एंडोर्स कर सकते हैं आगे। बिल्कुल, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स कैन फर्दर बी एंडोर्स्ड, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, फिर उसको साइन प्लस स्टैम्प करना पड़ता है और वो स्टैम्प वैल्यू अकॉर्ड
अमाउंट डिटरमाइन होता है स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से। कि इधर कितना अमाउंट भरा जाएगा ये कहां से डिसाइड होता है कि सर कितने रुपए की स्टैंपिंग की गई है एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट। एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट मान लो हमने उस दिन हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था कि मान लो यदि बिल ऑफ एक्सचेंज पे 1% का स्टैंप ड्यूटी है और यहां पर किसी ने 100 रुपए का स्टैंप लगा दिया है तो इसका मतलब है 100 रुपया इक्वल टू 1%। तो इसका मतलब है मैक्सिमम 100% कितना होएगा कि सर 10,000 आगे 2 जीरो और लगा देते हैं कि सर 10,000 रुपए का मैक्सिमम इसमें वैल्यू भरी जा सकती है स्टैंपिंग में। ठीक है जी। तो सर इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपए की वैल्यू भरी जा सकती है। फिर मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, एक तो बताया था होल्डर और एक बताया था होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन कि सर जिसको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया, वाई ने जेड को दिया, जेड हो गया होल्डर ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जेड ने फर्दर एंडोर्स कर दिया ए को तो ए हो जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। या एक्स ने मान लो सीधा जेड को दिया, मान लो इट वाज अ प्रॉमिसरी नोट तो जेड को दिया तो सर जेड हो जाता है होल्डर। जेड ने आगे एंडोर्स कर दिया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक्स ने जेड को बोल दिया था कि देख मैं तेरे को खाली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं, तू अमाउंट भर लेना, जब तू मेरा गेट बना ले उस पे कितने किलो लोहा लगा है उस हिसाब से तू भर लेना पैसा यहाँ पर। लेकिन पहली बात तो स्टैंप से डिसाइड हो जाएगा, 100 रुपए का स्टैंप लगाए तो 10,000 रुपए का मैक्सिमम वैल्यू भर सकता है। लेकिन यदि एक्स ने होल्डर को बोल दिया मेरा इंटेंशन 9,000 रुपए से ज्यादा तू भरे ये नहीं है, तो सर अब जेड की ड्यूटी होती है कि 9,000 रुपए से ज्यादा नहीं भरेगा। लेकिन जेड ने आगे इसको फर्दर एंडोर्स कर दिया होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले को, उसको भी किसी को पेमेंट करना था, उसने कहा ये ले जा यार, ठीक है। और इस बेचारे को ये बात पता नहीं थी कि भले ही 100 रुपए का स्टैंप लगा हुआ है, 9,000 रुपए का ये कर सक मैक्सिमम भर सकता है, इसको पता नहीं था ऐसा। तो सर इसने यदि 10,000 रुपए का भर दिया तो फिर वो वैलिड रहेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या नहीं? सर बिल्कुल वैलिड रहेगा। इसके लिए 10,000 रुपए भी चल जाएंगे, जो मैक्सिमम इसके लिमिट के अंदर अंदर आता हो वो चल जाएंगे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यस सर, ये बात ध्यान रखना, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स वाली बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट, लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की डिफरेंस की। इस सर है ना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, ठीक है, फॉर वैल्यू दिया है। मिस्टर वाई ने इनको कोई वैल्यू दी थी, ठीक है, कोई चीज दी थी फॉर वैल्यूएबल आइदर प्रोडक्ट और सर्विस, कोई वैल्यू वाली चीज दी थी, उसके बदले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है। ठीक है सर। अब मिस्टर वाई को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर वाई ने मान लो चावल देने की बात हुई थी, मान लो चावल देने की बात हुई थी, तो सर अब है ना मिस्टर वाई ने चावल दिए मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया मिस्टर वाई को। ठीक है सर। चावल जो थे वो मान लो सुपर क्वालिटी की देने की बात हुई थी, वो इन्होंने टिबर या डुबर क्वालिटी का दे दिया, यानी एक लेवल नीचे का दे दिया। ठीक है, तो हिसाब से तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये गलत तरीके से इशू हुआ है। एक मतलब इसमें कहीं ना कहीं या तो फ्रॉड हो रहा है या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। गलती से इसने एक लेवल बेकार चावल दे दिया और इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया, जबकि वो कम वैल्यू का मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। अब इन द मीन वाइल मिस्टर वाई ने वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिस्टर जेड को दे दिया। ठीक है, मिस्टर जेड ने गुड फेथ में लिया, मिस्टर जेड ने गुड फेथ में ले लिया, उनको पता नहीं था बैकड्रॉप में ऐसी चावल की क्वालिटी को लेके और डिशुम डिशुम हो रहा है। ठीक है, तो सर मिस्टर वाई कौन थे उसके? सर होल्डर थे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। मिस्टर जेड कौन हो गए? होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गए।
इन्होंने गुड फेथ में लिया और इन्होंने भी मिस्टर वाई को कोई वैल्यू दी थी, उसके लिए लिया। यदि गुड फेथ में लिया है, पीछे पता नहीं है चावल की क्वालिटी को लेके इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉब्लम चल रही है, और फॉर वैल्यू जेड ने वाई को वैल्यू देके लिया है, तो सर मिस्टर जेड के लिए ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हर हाल में एक अच्छा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि होल्डर के लिए जो तकलीफ थी वो पाक साफ क्लियर हो गई। मिस्टर जेड की तरफ आते आते, होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरफ आते आते, वो यदि उन्होंने गुड फेथ में लिया है, फॉर वैल्यू लिया है, तो सर अब मिस्टर एक्स को मिस्टर जेड को ये पैसा देना पड़ेगा। क्या ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में एक फर्क समझ में आया कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए तो ये रुकवा सकते हैं कि तुमने मेरे को है ना गलत तरीके से ये चावल दिया था, ठीक है, गलत चावल दिया, तो इसके लिए तो रुकवा सकते हैं, लेकिन मिस्टर जेड के लिए ये प्रॉब्लम्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ये प्रॉब्लम्स अपने आप हट जाएंगी, क्योंकि उसने गुड फेथ में फॉर वैल्यू और प्रॉपर डिलीवरी के थ्रू ये लिया था, तो उसको पता नहीं था। तो अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल ऑनर किया जाना चाहिए। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का? क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सब जनों को? नेतन, दक्ष, करण, महक, सुहान, मुकुंद, यानी कि गलती क्लियर हो गई एक चैनल और आगे आते ही। ठीक है, यदि ये दो चीजें पूरी हो रही है, गुड फेथ की एंड फॉर वैल्यू, ठीक है। लेकिन यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को लेके, हालांकि आपके दिखाया हुआ नहीं है, पर इंस्टीट्यूट जिस तरीके से सवालबाजी कर रहा है ना, उस हिसाब से अपने को एक स्टेप आगे जाके तैयार रहे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स में अभी तो बताया कि सर जैसे यहां से यहाँ वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाता है और वो गुड फेथ में लिया जा रहा है और फॉर वैल्यू लिया जा रहा है, तो वो उसकी गलतियां जो है ना, अब जिसने भी वो ड्रॉ किया है उसको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन ये तो फ्रॉड की बात बता दी मैंने आपको, लेकिन यदि फॉर्जरी हो रही है, फॉर्जरी क्या होती है रे? व्हाट इज फॉर्जरी? व्हाट इज फॉर्जरी? कैन एनीबॉडी ऑफ यू टेल मी? क्या आप में से कोई बता सकता है? मैंने बताया हुआ है आप लोगों को फॉर्जरी क्या होती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल व्हाट इज फॉर्जरी। दक्ष अग्रवाल बोल बेटा। सर डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करना बोलते हैं ना, जो रियल चीज है उसमें थोड़ी मिलावट करना, उससे कुछ बोल सकते हैं। अनऑथराइज्ड चेंज इन रिटन डॉक्यूमेंट, अनऑथराइज्ड चेंज इन रिटन डॉक्यूमेंट, अनऑथराइज्ड चेंज इन रिटन डॉक्यूमेंट को हम फॉर्जरी बोलते हैं। मान लो 10,000 था, उसको एक जीरो और आगे लगा दिया, 1,00,000 कर दिया, तो ये क्या कर रहा है? फॉर्जरी। बात समझ में आ रही है? अनऑथराइज्ड चेंज इन रिटन डॉक्यूमेंट इज फॉर्जरी। सर तो फॉर्जरी के थ्रू कुछ ना कुछ हुआ है। मान लो एक्स ने वाई को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया 10,000 रुपए का, ठीक है, वाई को जेड को पेमेंट करना था 1,00,000 रुपए का, चुपचाप इस पे एक जीरो आगे और लगाया। जेड से यहां पर फॉर जेड ने यहां पर वैल्यू दी थी कुछ, इसलिए वाई ने ये 1,00,000 रुपए का बना के इसको चिपका दिया, ठीक है। जेड ने गुड फेथ में लिया। सर मन में तो तुम भी जानते हो ना गलत हो रहा है, ये 10,000 रुपए का 1,00,000 रुपए का बना के इसको दे दिया जेड को गुड फेथ में। किसने? वाई ने। जेड ने गुड फेथ में लिया और 1,00,000 रुपए की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की जिसके लिए दिया है। सर तो अब क्या ये बोल सकता है नहीं मैंने तो गुड फेथ में लिया, फॉर वैल्यू लिया, तो अब एक्स को मुझे 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा? नहीं। जहां तक फॉर्जरी का केस है, सर एक्स ने इस चीज को ऑथराइज किया ही नहीं था, उसने तो 10,000 रुपए की चीज को ऑथराइज किया था। इसलिए जहां तक फॉर्जरी का केस है, सर होल्डर इन ड्यू कोर्स को रिलीफ नहीं मिलेगी, ठीक है। फ्रॉड का केस है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को रिलीफ मिल जाएगी। फॉर्जरी का केस है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को रिलीफ नहीं मिलेगी, एक्स को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? फ्रॉड और फॉर्जरी में डिफरेंस और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस। ठीक है सर, इतना बस बेसिक ध्यान रखना, ओवर एंड अबव जाके बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अब अपने को ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में जो दूसरा है ना वो करना है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी का पहला क्या था? इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, चोएट मत बोला, इन कोएट इंस्ट्रूमेंट यानी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इससे रिलेटेड रूल अपन ने कर लिए थे।
अब अपने को करने हैं एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। सेकंड पार्ट करना है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन करो, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। फटाफट सेम लिंक पे रिज्वाइन करो।